दिस इज योर इंडियन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 4 दैट इज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसमें हम लोग दिव्यांग लोगों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे बच्चों ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो फिजिकली डिसेबल्ड है। बाकी यार वीडियो को एंड तक देखते हो तो एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा जिसके एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हाई होंगे। और हाँ, चैनल में नए होगे दिन प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बोर्ड्स में मैं ही तुम लोगों को अच्छे मार्क्स दिलवाने वाला हूं इस साल। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड चलो, सबसे पहले मैं तुम लोगों को लेटेस्ट सब टॉपिक बता देता हूं जो हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में पूरे लेक्चर में कवर अप करना है। तो यार सबसे पहला टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा है सब टॉपिक्स का। सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों को कवर अप करना है, वो है ऑर्गेनाइजेशंस प्रोमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट। इसमें हम लोगों को स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में पढ़ना है, पैरा ओलंपिक्स के बारे में पढ़ना है और डेफ ओलंपिक्स के बारे में पढ़ना है। सेकंड टॉपिक हम लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट, यानी कि हम लोगों को क्लासिफिकेशन क्या होता है और डिविजनिंग क्या होता है स्पोर्ट्स में, उसके बारे में डेप्थ में नॉलेज लेना है। तीसरा टॉपिक हम लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन एग्जैक्टली क्या होता है, इसका नीड क्या है और कैसे ये इंप्लीमेंट हो सकता है सोसाइटी में, इसके बारे में पढ़ना है। चौथा टॉपिक हम लोगों का एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि कोई भी दिव्यांग इंसान जब बहुत ही ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहता है तो उसे क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलता है, इसके बारे में पढ़ेंगे फोर्थ टॉपिक में। फिफ्थ टॉपिक हम लोगों का स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एसेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इस टॉपिक को भी आराम से कर लेंगे, लोड मत लो। बाकी यार तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो यार हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने सूरवीर बैच को लॉन्च कर दिया, जो कि फिजिकल एजुकेशन का क्रैश कोर्स है। इस कोर्स में तुम लोगों को मैं डिटेल लेक्चर दूंगा, हर एक चैप्टर का प्रीमियम नोट्स दूंगा, व्हाट्सएप इंटरेक्शन दूंगा और एग्जाम के टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाला हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सूरवीर बैच का, अभी जाके ज्वाइन कर सकते हो। और बाई चांस सूरवीर बैच को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो कम से कम प्रीमियम नोट्स को खरीद लेना, इससे तुम्हारा काम जो है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। प्रीमियम नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब चलो हम लोग शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो यार सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जान लो। आज के मॉडर्न टाइम में हर एक डिफरेंशियली एबल्ड इंसान के पास, हर एक दिव्यांग के पास राइट है कि वो कोई भी प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है और कोई भी स्पोर्ट्स को खेल सकता है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। ठीक है, आजकल के टाइम में डिफरेंशियली एबल्ड इंसानों के लिए सर्टेन स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी ऑफिशियली खिलवाए जाते हैं एंड कंडक्ट किए जाते हैं। अब ये डिसेबिलिटी किस चिड़िया का नाम है ये अच्छे से जान लो। डिसेबिलिटी के यहाँ पे तीन इजी तुम लोगों का डेफिनेशन मार्क हो रहा है, इन तीनों में से कोई भी याद कर लेना। डिसेबिलिटी तुम लोगों का एक टाइप का रिस्ट्रिक्शन है, जहां पर तुम लोग अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को अच्छे से फ्रीली मूव नहीं कर पाते हो। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन आ जाता है तुम्हारे खुद के बॉडी में, जिससे डे टू डे लाइफ के इजी कामों को तुम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो यही डिसेबिलिटी का इजी पीजी सा डेफिनेशन है जो मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर होगा। अब चलो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है तुम लोगों का ऑर्गेनाइजेशंस प्रोमोटिंग डिसेबिलिटी। इसमें हम लोगों को स्पेशल ओलंपिक के बारे में पढ़ना है, पैरा ओलंपिक के बारे में पढ़ना है और डेफ ओलंपिक के बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहले स्पेशल ओलंपिक क्या होता है ये जान लो, इसके बेसिक फीचर क्या है इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो और याद करते जाना, क्योंकि इन सारी चीजें जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा ये एमसीक्यू में 100% आएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो स्पेशल ओलंपिक स्टार्ट किया गया था यूनाइस नेडिस रिवर के द्वारा, जो कि बहन थी जॉन एफ नेडी के। अब जॉन एफ नेडी कौन थे, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएसए के। ठीक है, बहुत ज्यादा परिश्रम कष्ट के बाद जो हमारी यूनाइस नेडिस रिवर है, इन्होंने स्टार्ट किया हमारा स्पेशल ओलंपिक्स को। और ये स्पेशल ओलंपिक्स किसके लिए स्टार्ट किया, डिसेबल लोगों के लिए। कौन से डिसेबल लोगों के लिए, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसके अंदर है उनके लिए उन्होंने कंडक्ट किया ये सारी चीजें। सबसे पहले उन्होंने छोटा छोटा कैंप अपने घर में लगाया एंड अपने घर में इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों को अच्छे से गाइड किया एंड सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से किया। ठीक है, बहुत ज्यादा एफर्ट के बाद सबसे पहला स्पेशल ओलंपिक जो है वो हेल्ड हुआ था जुलाई 1968 में शिकागो में, याद रखना। ठीक है,
सबसे पहला जो हम लोगों का हुआ था स्पेशल ओलंपिक्स, इसमें 1000 एथलीट्स ने पार्ट लिया था यूएसए से और कनाडा से, जो कि एक दिन का इवेंट था। 1971 में जो यूएस ओलंपिक कमेटी है उन्होंने स्पेशल ओलंपिक को फाइनल अप्रूवल दे दिया ओलंपिक नाम को यूज करने के लिए। समझ गए होंगे। लास्ट पॉइंट हम लोगों का यह है कि 1972 के गेम्स में 10 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था एंड उनके एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था स्पेशल ओलंपिक्स में। क्लियर होगा। नेक्स्ट टेम्पलेट क्या है? यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया 1986 को स्पेशल ओलंपिक्स का साल। समझ गए होंगे। लास्ट हम लोगों का पॉइंट यह है कि 1988 में स्पेशल ओलंपिक को ऑफिशियली ऑर्गेनाइज करवाया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, और 2003 में स्पेशल ओलंपिक में अप्रोक्सीमेटली 7000 एथलीट्स ने पार्ट किया 150 नेशन से, यानी कि 150 नेशन से अलग अलग एथलीट आए और पार्टिसिपेट किए थे 2003 में। ये अभी तक का डाटा है। आई होप क्लियर होगा। अब आगे क्या, तुम लोग स्क्रीन पे सिंबल देख सकते हो। ठीक है, सिंबल का क्या मतलब है ये जानो। ये जो लोगो है ना, ये दिखाता है जॉय और हैप्पीनेस को सारे दुनिया के चिल्ड्रंस के लिए, यानी कि इस लोगो का ये सिंबल है कि ये ग्रोथ को, कॉन्फिडेंस को और जॉय को दिखाता है बच्चों के बीच में। क्लियर होगा। अब स्पेशल ओलंपिक फ्लेम क्या है ये जान लो। अब स्पेशल ओलंपिक फ्लेम ये है कि हर ओलंपिक को स्टार्ट करने से पहले एक फ्लेम ले जाया जाता है टॉर्च के जैसा, और एक आग को जलाया जाता है। तो इस फ्लेम का नाम दिया गया फ्लेम ऑफ होप, यानी कि एक होप पैदा करना कि हर एक डिसेबल बच्चा जो है वो खुद को अच्छा कर सकता है, अपने आप को प्रूव कर सकता है और अपनी कंट्री नेशन के लिए बहुत कुछ कर सकता है और कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकता है अपने खुद के अंदर। अब यार लास्ट पॉइंट हम लोगों का ये है कि कौन कौन सा स्पोर्ट्स खेला जाता है स्पेशल ओलंपिक में। तो जितना भी स्पोर्ट्स तुम लोग नाम जानते हो ना, वो सारे स्पेशल ओलंपिक में खेला जाता है सर्टेन रिस्ट्रिक्शन के साथ, जैसे कि क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया। सारे तुम्हारे जो स्पोर्ट्स मार्क हो रहे तुम लोगों का खेला जाता है। कोई भी 3-4 याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारी स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक को 2 तरह से कैटेगराइज किया गया था। ठीक है, पहला तुम लोगों का स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम। ठीक है, सेकेंड है तुम लोगों का स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम। 2 अलग अलग तुम लोगों का स्पेशल ओलंपिक खेला जाता है। सबसे पहले इस चार्ट में क्या याद रखना वो अच्छे से नोट डाउन कर लो। सबसे पहला ओलंपिक कब हुआ था, समर ओलंपिक कब हुआ था उसे याद कर लेना। अभी लेटेस्ट में कब हुआ उसे याद कर लेना, और कब फ्यूचर में होने वाला है उसे याद कर लेना। ठीक है, सबसे पहला कब हुआ था 1968 में शिकागो में, यूनाइटेड स्टेट्स में। अभी रिसेंटली कब हुआ था, रिसेंटली तुम्हारे 2023 में हुआ था बर्लिन जर्मनी में, और फ्यूचर में तुम लोगों का होने वाला है 2027 में सेंटागो चाइल्ड में। क्लियर होगा। अब तुम लोगों का विंटर गेम्स कब कब कंडक्ट हुआ था, सबसे पहला कंडक्ट किया गया था 1977 में यूनाइटेड स्टेट्स में। क्लियर होगा। अब लेटेस्ट में तुम लोगों का 2025 में खिलाया गया था इटली में। ठीक है, विंटर ओलंपिक, और 2029 में तुम लोगों का स्विट्जरलैंड में फ्यूचर में नेक्स्ट तुम लोगों का विंटर ओलंपिक्स कंडक्ट होने वाला है। आई होप ये सारी डेट्स इजी से तुम लोग याद कर लोगे। अब पैरा ओलंपिक गेम्स क्या होता है ये जान लो। तो देखो यार, सर लुडविग गुटरमैन ने, जो कि एक जर्मन ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्हें क्रेडिट दिया गया है पैरा ओलंपिक मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। उन्होंने पैरा ओलंपिक्स को इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि उन्होंने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे, डिसेबिलिटी उनके अंदर आ गई थी, तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए उन्होंने ये कदम को उठाया था। क्लियर होगा। पैरा ओलंपिक तुम लोगों का एक बहुत ही वाइड रीजन का तुम लोगों का ओलंपिक गेम होता है, जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं अलग अलग डिफरेंशियली एबल्ड लोगों को। चाहे कोई भी इंसान का पैर नहीं हो, कोई अंधा हो, ठीक है, कोई बोल सकते हो किसी का हाथ नहीं है, ठीक है, किसी में कोई भी डिसेबिलिटी हो, डजेंट मैटर, वो इस पैरा ओलंपिक के गेम में पार्टिसिपेट कर सकता था। हम लोगों का स्पेशल ओलंपिक किसके लिए था? इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों के लिए। लेकिन हम लोगों का जो पैरा ओलंपिक्स है ये सभी के लिए खुला रहता है, चाहे वो कोई भी डिसेबिलिटी उसके अंदर हो। आई होप क्लियर होगा। जो हमारा पैरा ओलंपिक गेम्स है ना, वो हर 4 साल में एक बार खेला जाता है। सबसे पहला पैरा ओलंपिक खेला गया था रोम में 1960 में। क्लियर होगा। फर्स्ट विंटर पैरा ओलंपिक गेम खेला गया था 1976 स्वीडन में, और तुम
लोगों का समर पैरा ओलंपिक गेम खेला गया था रोम के इटली में 1960 में। क्लियर होगा। तो अब नेक्स्ट टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि पैरा ओलंपिक सिंबल का और मोटो का क्या मतलब होता है। तो तुम लोग देख सकते हो जो तुम्हारी स्क्रीन पे मार्क हो रहा है ये तुम लोगों का इसका सिंबल है पैरा ओलंपिक का। अब ये जो तीन तुम लोग लाइंस देख सकते हो जो कर्व में है इसे एजिटोस के नाम से जाना जाता है और ये तुम लोगों का रेड ब्लू और ग्रीन कलर में होता है। एजिटो का मतलब होता है आई मूव लैटिन में, ठीक है, लैटिन में इसका मतलब होता है आई मूव और इसका जो मतलब होता है ये मेनली सिंबलाइज करता है मोशन को। ये जो तीन तुम लोग देख सकते हो लाइन जिसे हम लोग एजिटोस के नाम से जानते हैं इसका मतलब होता है मोशन। क्लियर होगा। अब यार पैरा ओलंपिक का एक मोटो है जो कि है स्पिरिट ऑफ मोशन, याद रखना। अब नेक्स्ट हम लोगों का इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी आईपीसी, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी जो होती है यही देख रेख करती है तुम्हारे पूरे ओलंपिक गेम में। अब तुम्हारा जो आईपीसी है इसे ऑफिशियली फाउंड किया गया था, बनाया गया था 1989 में जर्मनी में बॉन में। क्लियर होगा। अब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कमेटी की वो जान लो। सबसे पहले ये ऑर्गेनाइज करता है समर और विंटर पैरा ओलंपिक। क्लियर होगा। सेकंड ये सारी चीजों का देख रेख करता है कि फेयर प्ले हो रहा है कि नहीं पूरे ओलंपिक गेम में। क्लियर है, ठीक है। ये जनरली इसका ये काम रहता है कि सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना और कंडक्ट करवाना ओलंपिक गेम का। अब यार कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन कैटेगरी के लोग इस पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहला एम्प्यूटेशन, यानी कि ऐसे एथलीट जिन्होंने अपने आर्म्स को अपने लेग्स को खो दिया है वो एथलीट इसमें पार्ट ले सकते हैं। सेकेंड हम लोग सेरिब्रल पल्सी, इसका क्या मतलब है, ऐसे एथलीट जिसका जो ब्रेन है वो डैमेज हो चुका है और वो अच्छे से सारे काम को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, बॉडी मूवमेंट उनका बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुआ है, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं पैरा ओलंपिक में। तीसरा विजुअली इंपेयर्ड, यानी ऐसे लोग जिनका विजन अच्छा नहीं है, विजन ठीक नहीं है, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चौथा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लोग एथलीट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसे लोग जिनका स्पाइनल कॉर्ड के चलते बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। पांचवा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि ऐसे लोग जिनका ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, जिनका स्किल्स उतना अच्छा नहीं है और उनका ब्रेन में जो नॉलेज है वो उस लेवल का नहीं है, एक नॉर्मल इंसान के लेवल में नहीं है, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और छठा है तुम लोगों का लेस ऑटरेस, इसमें हर डिसेबल लोग आ जाते हैं इन सारी चीजों को छोड़ के, यानी कि जितने भी और बच्चे कुछ डिसेबल लोग हैं ना, दिव्यांग लोग हैं ना, वो इसके अंदर आ जाते हैं। आई होप क्लियर होगा। अब चलो बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ। डेफ ओलंपिक क्या होता है ये देख लो। तो देखो यार तुम्हारा जो डेफ ओलंपिक है ना वो एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो हर 4 साल में एक बार खेला जाता है, बाकी सारे ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स के जैसा, ठीक है। बाकी सारे ओलंपिक से ये अलग इसलिए है क्योंकि इसमें केवल डेफ लोग खेलते हैं, डेफ एथलीट ही पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे एथलीट जिन्हें सुनाई नहीं देता है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। तुम्हारा इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ है जो गवर्न करता है ये पूरे ओलंपिक को। क्लियर होगा। इसका एम्फेसिस ये होता है कि एथलेटिक अचीवमेंट प्रोवाइड करना डेफ इंडिविजुअल्स को। तुम्हारा फर्स्ट इंटरनेशनल डेफ ओलंपिक खेला गया था पेरिस में, फ्रांस में 1924 में। क्लियर होगा। डेफ ओलंपिक के कौन फाउंडर है, यूजीन र्यूबन्स, जो तुम्हारे स्क्रीन पे मार्क हो रहा होगा। क्लियर है। इवोल्यूशन एंड नेम चेंजेस देख लेते हैं। सबसे पहले 1924 से 1965 के बीच में इसे इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स के नाम से जाना जाता था। 1966 से 1999 के बीच इसे वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ के नाम से जाना जाता था और 2001 के बाद से इसे डेफ ओलंपिक के नाम से जाना जाता है अभी तक, ठीक है। ICSD जो है वो गवर्निंग बॉडी है तुम्हारे डेफ ओलंपिक के लिए। ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल रहता है समर और विंटर डेफ ओलंपिक के लिए। क्लियर होगा। इसे फाउंड किया गया था 1924 में इंटरनेशनल कमिटी ऑफ साइलेंट के नाम से और ये क्लोजली वर्क करता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ और नेशनल डेफ स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ। ये बहुत ही क्लोजली मिलके सारी चीजों को कंडक्ट करता है। अब सिंबल देख लो। ये जो तुम्हारे सिंबल मार्क हो रहा है ये डेफ ओलंपिक का सिंबल है, जहां पे 4 हैंड्स जो है वो एक दूसरे को होल्ड करके एक गोल सा सर्कल बना रहे हैं। क्लियर होगा। ये जो 4 हाथ है जो अलग अलग कलर्स में तुम लोग देख सकते हो, ये साइलेंस को रिप्रेजेंट करता है और बीच का जो सर्कल है ना वो यूनिटी को तुम लोगों को दर्शाता है। क्लियर होगा। अब ये जो 4 अलग अलग कलर है ना वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को दिखाता है, ठीक है। रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन जो है सिंबलाइज करता है तुम्हारे अफ्रीका को, अमेरिका को, एशिया पैसिफिक को और यूरोप को। आई होप
होप तुम लोग याद रखोगे। अब इसका मोटो क्या है? इसका सिंपल सा मोटो है इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स, यानी कि हर इंसान को इक्वालिटी मिले स्पोर्ट्स के फील्ड में। तो यार अब तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं इन टॉपिक से, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने ओसवाल बुक के क्वेश्चन बैंक से लिया है। ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। एंड हाँ यार, अगर तुम्हारा टारगेट बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने का है तो ये एक बेस्ट सेलर बुक है फिजिकल एजुकेशन का, जिसे तुम लोग अच्छे से सॉल्व करके 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो अपने फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में। इस पूरे बुक में तुम लोगों को चैप्टर के स्टार्ट में माइंड मैप्स और कॉन्सेप्ट मैप के साथ साथ रिवीजन नोट्स भी देखने को मिलेगा और तुम लोगों को हर एक टाइप के अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इस ओसवाल बुक के क्वेश्चन बैंक में। तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक का, अभी जाके परचेज कर लो। मेरे लिंक के थ्रू परचेज करते हो तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट तुम लोगों को मिल जाएगा बुक्स के ऊपर। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक को, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट। तो देखो यार, क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग का मेन पर्पस ये है कि सारे एथलीट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना और उसके साथ साथ जो कंपटीशन है, टूर्नामेंट है ना, वो फेयरली कंडक्ट हो पाए, ये इसका मेन पर्पस है। इसे हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा डिसेबल इंसान किस डिसेबल इंसान के साथ खेल सकता है, फिट बैठ सकता है, जिससे जो कंपटीशन है वो फेयरली कंडक्ट हो पाए। एक एग्जांपल दूं तो सपोज करते हैं एक दौड़ने का रेस है हम लोगों का, जिसमें एक इंसान जो डेफ है, जिसे सुनाई नहीं देता, वो खेल रहा है और दूसरा जो देख नहीं पाता वो दौड़ने में चला गया है, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि डेफ इंसान तो आराम से दौड़ सकता है, बस सुनाई नहीं देता उसे, तो वो रेस जीत जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो ब्लाइंड इंसान है उसके साथ बहुत ही ज्यादा इनइक्वालिटी हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो देख नहीं पाएगा तो दौड़ेगा कैसे। तो क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग से हम लोग पर्टिकुलरली डिसेबल इंसान को उनके कैटेगरी में डाल के फेयरली टूर्नामेंट कंडक्ट करवा सकते हैं। इन दोनों का कॉमन एम यही है कि ये इफेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी को कम करने में हेल्प करते हैं टूर्नामेंट में। क्लियर होगा। नेक्स्ट टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि डिफरेंस तुम लोगों का चार्ट है। इसमें बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग के बीच क्या डिफरेंस है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला मेन डिफरेंस ये है कि जो तुम्हारा क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है ना, वो बेसिकली पैरा ओलंपिक्स और पैरा एथलीट्स के बीच होता है। डिविजनिंग का तुम लोगों का जो प्रोसेस है ना, वो हमेशा स्पेशल ओलंपिक्स में करवाया जाता है। हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि क्लासिफिकेशन बेसिकली ग्रुपिंग करता है सारे एथलीट्स को उनके एबिलिटीज के बेसिस पे और इंपेयरमेंट के बेसिस पे, और डिविजनिंग बेसिकली ग्रुपिंग करता है सारे एथलीट्स को उनके एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग और स्किल लेवल के अकॉर्डिंग। आई होप क्लियर होगा। मेन एम दोनों का यही है कि इनइक्वालिटी खत्म करना, कम से कम करना तुम्हारे स्पोर्ट्स के फील्ड में। और कोर आइडिया जो कि लास्ट पॉइंट है, क्लासिफिकेशन का कोर आइडिया ये है कि इंपेयरमेंट के इंपैक्ट को कम से कम करना। डिविजनिंग का कोर आइडिया ये है कि स्किल्स को टेस्ट करना। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। तो अब चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि पैरा ओलंपिक्स में कैसे क्लासिफिकेशन होता है एथलीट्स का। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि एथलीट्स का क्लासिफिकेशन पैरा ओलंपिक्स में रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, जो कि इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी बनाती है। सेकंड चीज ये है, क्लासिफिकेशन से हम लोग ये पता कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एथलीट एलिजिबल है टूर्नामेंट खेलने के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोगों का ये है कि सारे एथलीट्स को इवैल्यूएशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इसे ऑफिशियल्स कंडक्ट करते हैं, जिसे हम लोग क्लासिफर्स के नाम से जानते हैं। इन क्लासिफर्स को अपॉइंट किया जाता है इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी के द्वारा। आई होप क्लियर होगा। तो अब चलो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है। स्टेप 1 क्या होता है? मेडिकल चेकअप्स का होता है। यहाँ पे सारे एथलीट्स का चेकअप होता है मेडिकली कि वो इंपेयर, डिसेबल है कि नहीं। सपोज करते हैं एक एथलीट पूरा फिट है, पैरा ओलंपिक्स में पार्ट लेता है, तो वो जीत जाएगा और ये एक अनफेयर चीज हो जाएगा। इसलिए चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है जो हम लोग नेक्स्ट टेम्पलेट पे अच्छे से कवर अप करेंगे। स्टेप 2 हम लोगों का फंक्शनल असेसमेंट, जो दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला, ट्रेनिंग के दौरान एथलीट्स को ऑब्जर्व किया जाता है कि वो डिसेबल है कि नहीं। सेकेंडली, कंपटीशन के दौरान भी उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है कि उनमें इंपेयरमेंट है कि नहीं। क्लियर होगा। तीसरा स्टेप, अब सब कुछ जान लेते हैं सभी को कि इस पर्टिकुलर एथलीट में ये इंपेयरमेंट है, तो उन्हें तीसरा स्टेप में क्या किया जाता है? क्लास कर दिया जाता है, ग्रुप कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग ग्रुप्स में, जिससे फेयर प्ले हो पाता है पूरा टूर्नामेंट में। एंड जो एथलीट्स है वो अपने लेवल के ही एथलीट से कॉम्पीट कर पाते हैं। आई होप क्लियर होगा। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि एलिजिबल इंपेयरमेंट कौन कौन सा होता है जिसकी वजह से जो एथलीट है उन्हें पैरा ओलंपिक्स में पार्ट लेने दिया जाता है।
सबसे पहला है इंपेयर्ड मसल पावर, यानी कि ऐसे एथलीट जो अपने मसल पावर को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से वो इसके अंदर आ जाते हैं और पैरालंपिक्स में पार्ट ले सकते हैं। सेकेंड है इंपेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, यानी कि ऐसे एथलीट्स जिनका जो जॉइंट्स का मूवमेंट है वो लिमिट हो चुका है, वो पार्ट ले सकते हैं। तीसरा क्या है, लॉस ऑफ लिम्ब और लिम्ब डिफिशियंसी, यानी कि ऐसे एथलीट जिनका हाथ या फिर पैर पूरा हट चुका है, यानी कि पूरा कट आउट हो चुका है बॉडी से, वो इसके अंदर आ जाते हैं। समझ गए होंगे। चौथा हम लोगों का लेग लेंथ डिफिशियंसी, यानी कि ऐसे एथलीट जिनका एक पैर लंबा है एक पैर छोटा है, वो इसके अंदर आ जाते हैं और वो पैरालंपिक्स में पार्ट ले सकते हैं। पांचवा है शॉर्ट स्टैचर, इसमें क्या होता है, इसमें वो लोग आ जाते हैं जो जिनका हाइट जो होता है वो काफी ज्यादा कम होता है एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपेयर में। समझ गए होंगे। छठा है तुम लोगों का हाइपरटोनिया, यानी कि इसमें ये होता है वो एथलीट आ जाते हैं जिनका जो मसल है ना वो अब नॉर्मली बड़ा हो जाता है, कहीं मसल बहुत लंबा हो जाता है कहीं छोटा हो जाता है। मैं ट्राई करूंगा इमेज दिखाने का। समझ गए होंगे। सातवां तुम लोगों का अटैक्सिया, इसमें क्या होता है, इसमें कोऑर्डिनेटिंग मसल मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। आठवां है तुम लोगों का एथेटोसिस, इसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऐसे एथलीट्स में काफी ज्यादा स्लो होता है। ठीक है। नौवां है विजुअल इंपेयरमेंट, यानी कि ऐसे एथलीट्स आते हैं जो अच्छे से देख नहीं पाते, विजुअली इंपेयर्ड होते हैं। 10वां इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट, यानी कि ऐसे एथलीट आ जाते हैं जिनकी मेंटल एबिलिटी काफी ज्यादा लो है। तो ये सारी बेसिस पे हम लोगों का एथलीट्स को क्लासिफाई किया जाता है और देखा जाता है कि इनमें से कोई इंपेयरमेंट उनमें है कि नहीं। अगर होता है इनमें से कोई इंपेयरमेंट तो उन्हें पैरालंपिक्स में पार्ट लेने दिया जाता है। आई होप समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डिविजनिंग इन स्पेशल ओलंपिक्स। कैसे स्पेशल ओलंपिक्स में डिविजनिंग हो पाता है। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे जो टेम्पलेट दिख रहा 5 पॉइंट जो मेंशन है, इसे मैंने लगभग में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया डिफरेंस चार्ट में, तो दोबारा एक चीज पढ़ने की कोई नीड नहीं है। इंपॉर्टेंट टेम्पलेट पे आते जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें हम लोग ये समझते हैं कि स्पेशल ओलंपिक्स में एग्जैक्टली डिविजनिंग कैसे होता है, कैसे क्लासिफाई करते हैं एथलीट्स को। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोग एथलीट्स को उनके जेंडर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है। समझ गए होंगे। स्टेप 2 है कि हम लोग एथलीट को उनके एज के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। ये जो चार्ट मार्क हो रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग जो एथलीट्स है उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है। तीसरा स्टेप ये है कि एथलीट्स को उनके स्किल्स एबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। अब ये चीज जो है कमिटी रिकॉर्ड करती है प्रैक्टिस सेशन के दौरान कि कौन से एथलीट में कितना स्किल है कितना एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है ग्रुप्स में, क्लासेस में। समझ गए होंगे। नेक्स्ट टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि हमारे तीसरे सब टॉपिक का टेम्पलेट है। इसमें हम लोग ये समझेंगे कि इंक्लूजन क्या होता है, इसका नीड क्या है और इंप्लीमेंटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि इंक्लूजन किस बला का नाम है। तो यार इंक्लूजन का इजी पीजी सा मतलब यही है कि नॉर्मल बच्चे और दिव्यांग बच्चे जो है वो एक ही स्कूल में एक ही छत के नीचे सारे एजुकेशन को गेन करते हैं और सारी तरह के फिजिकल एक्टिविटी में नॉर्मल बच्चों के साथ ही दिव्यांग बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं बिना इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन के। आई होप समझ गए होंगे, यही कॉन्सेप्ट है पूरे टेम्पलेट में। ठीक है। अब स्पोर्ट में इंक्लूजन से ये होता है कि सारे स्टूडेंट जो डिसेबल है, जिनमें डिसेबिलिटीज है, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सारे एक्टिविटीज में, फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की। समझ गए होंगे। ठीक है। इससे इक्वल चांस क्रिएट होता है दिव्यांग बच्चों में, जिससे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ऊपर उठता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं ये सारी चीजों को देखकर कि उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिल रही है सोसाइटी में। समझ गए होंगे। नेक्स्ट टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि नीड ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन की एग्जैक्टली जरूरत क्यों है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला, ये दिव्यांग बच्चों में सोशल स्किल और कम्युनिकेशन लेवल को इंक्रीज करता है। तुम लोग ये जानते होंगे कि जो भी बच्चे दिव्यांग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खुल के बाहर नहीं आते, ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो स्पोर्ट्स में बाकी सारे नॉर्मल बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका कम्युनिकेशन स्किल ऊपर जाता है और उनका सोशल स्किल भी इंप्रूव होता है। सेकंड ये है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो अपने स्ट्रेंथ को और वीकनेस को पहचान पाते हैं। तीसरा ये है कि उनका मोटर स्किल डेवलप होता है, अपने बॉडी को वो ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाते हैं जिससे वो फिजिकली फिट होते हैं। ठीक है। फ्रेंड्स और सोशलाइजेशन कर पाते हैं, नए नए फ्रेंड्स बना पाते हैं। ठीक है। उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाती है सारी फील्ड्स में।
हैं और उनका सेल्फ स्टीम यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता है, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। समझ गए होंगे। अब कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग इंक्लूजन को स्पोर्ट्स में, वो देख लो। सबसे पहले तो टीचर्स को हम लोग ट्रेनिंग सेशन दे सकते हैं कि कैसे इस टाइप के बच्चों को अच्छे से कॉन्फिडेंट फील करवाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि वर्कशॉप और वेबिनार्स को कंडक्ट करवाना चाहिए टाइमली, ताकि जो सोसाइटी है वो मोटिवेट हो पाए इंक्लूजन को सारी जगह लाने के लिए। तीसरा ये है कि सारे स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए सारे फिजिकल एक्टिविटीज में, सारे एक्टिविटीज में, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हो या दिव्यांग बच्चे हो। समझ गए होंगे। चौथा ये है कि सारे प्रॉपर फैसिलिटीज और इक्विपमेंट प्रोवाइड करने चाहिए दिव्यांग बच्चों को, ताकि वो मोटिवेट हो पाए और सारी चीजें कर पाए। और इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स का जो कल्चर है उसे प्रमोट करना चाहिए सभी लोगों को। और लास्ट हम लोगों का छठा पॉइंट ये है, सारे बच्चों को, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हो और दिव्यांग बच्चे हो, वो उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ताकि दिव्यांग बच्चे जो है वो काफी ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करे कि हम भी अलग नहीं है दूसरों से। समझ गए होंगे। बढ़ते हमारे फोर्थ टॉपिक की तरफ और देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। यानी कि जो स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, जब फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है ये अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, फिजिकल इंप्रूवमेंट होता है, उनका ओवरऑल हेल्थ काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। सेकेंड है मेंटल इंप्रूवमेंट, यानी कि जो ऐसे बच्चे होते हैं दिव्यांग होते हैं वो खुद में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाते हैं, लेकिन जब वो फिजिकली एक्टिव होते हैं तो वो सोशलाइज कर पाते हैं और उनका जो मेंटल इंप्रूवमेंट होता है वो भी अलग लेवल पे पहुंच जाता है। तीसरा सेल्फ स्टीम, फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लेने से उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, दिव्यांग बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। चौथा क्या है, एंग्जायटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन कम करता है दिव्यांग बच्चों में। पांचवा क्या है, सोशल इंटरेक्शन काफी ज्यादा इंप्रूव करता है। छठा क्या है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को इंप्रूव करता है। और आठवां क्या है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन को ये कम करता है, क्योंकि बच्चा जो है दिव्यांग है वो फिजिकली एक्टिव रहेगा तो उसका जो बॉडी है वो काफी ज्यादा फिट रहेगा, जिससे सारे कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएंगे। क्लियर होगा। तो यार अब चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पांचवें और आखिरी टॉपिक को, जो कि है स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एसेबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यानी कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज की हेल्प से तुम लोग फिजिकल एक्टिविटीज को एसेबल कर सकते हो CWSN के बच्चों के लिए। सबसे पहला, फिजिकल एक्टिविटीज जो भी तुम लोग खिलवा रहे हो दिव्यांग बच्चों को, वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एग्जाम्पल दूं तो सपोज करता हूं मुझे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है और तुम अगर मुझे हॉकी खिलवाओगे तो मैं अपना 100% नहीं दूंगा उस पर्टिकुलर स्पोर्ट में, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो दिव्यांग बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी स्पोर्ट खिलवाना चाहिए। सेकंड है मेडिकल चेकअप्स, बीच बीच में मेडिकल चेकअप्स करवाने चाहिए सारे दिव्यांग बच्चों का, ताकि टीचर्स उनके प्रॉब्लम्स को समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें ट्रीटमेंट मिल पाए। तीसरा हम लोगों का यह है कि इक्विपमेंट जो भी ला रहे हो फिजिकल एक्टिविटीज का, उसको तुम्हें दिव्यांग बच्चों के अकॉर्डिंग लाना चाहिए, ताकि दिव्यांग बच्चे जो है वो डीमोटिवेटेड ना फील करे उन इक्विपमेंट को देखकर। सपोज करते हैं वो इक्विपमेंट तुम लोग ले आओगे जो एक नॉर्मल बच्चा यूज करता है और दिव्यांग बच्चा उसे देखेगा तो वो डीमोटिवेटेड फील करेगा। समझ गए होंगे। चौथा पॉइंट ये है कि स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में दिव्यांग बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज करवाना चाहिए। सपोज करते हैं अगर तुम लोग दिव्यांग बच्चों को बहुत ही क्राउडेड जगह पे कोई फिजिकल एक्टिविटी करवा रहे हो तो वहां पे वो शर्माएंगे और अनकंफर्टेबल रहेंगे। समझ रहे होंगे। तो वही अगर तुम लोग उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट में जहां पे बहुत शांति है वहां पे फिजिकल एक्टिविटी करवाओगे तो वो फ्रीली सारी चीजों को कर पाएंगे और उनमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। समझ गए होंगे। पांचवा हम लोगों का ये है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो भी स्पोर्ट्स के लिए एक्टिविटीज के लिए उसे CWSN के बच्चों के लिए यानी कि दिव्यांग बच्चों के अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन दिव्यांग बच्चों के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में। आई होप समझ गए होंगे। ये सारे पॉइंट्स को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इतना मेहनत तुम्हारे लिए करता हूँ। और हाँ, इस वीडियो को लाइक रखते हैं 3K लाइक्स। आई होप तुम लोग कंप्लीट करवा दोगे। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। आंसर चाहिएगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंस्टा पे तुम लोग मुझे DM कर सकते हो फॉलो करके, मैं तुम लोगों का पर्सनल क्वेरी वहां पे सॉल्व कर सकता हूँ। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।